बोर्ड 2 का आपका बेसिक वाला पेपर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 96 एंड 404 दोनों का एचसीएफ फाइंड करना था, तो पहले हम इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। फैक्टर्स फाइंड करने के लिए डिवाइड बाय 2, 96 किस पे होगा 48, देन अगेन डिवाइड बाय 2 किस पे हो जाएगा 24, डिवाइड बाय 2 12, देन डिवाइड बाय 2 6, फिर डिवाइड करेंगे 2 से 3 और 3 से हो जाएगा 1। इसी तरह 404 के फैक्टर्स करते हैं हम। 404 2 से डिवाइड करेंगे 202, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 101, और अभी 101 किसी से डिवाइड नहीं होता, तो फैक्टर्स क्या बनेंगे 40 एंड 96 के जो फैक्टर्स है वो बनेंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइम्स तो हो जाएगा 2, 1 2 3 4 5 टाइम्स हो जाएगा 2 और 1 टाइम है 3। देन फैक्टर्स ऑफ 404 इसके फैक्टर्स क्या होंगे 2 2 एंड 101। अब एचसीएफ फाइंड करना है तो कॉमन फैक्टर देख लो 2, एक ये होगा दोनों में कॉमन और एक ये हो गया, कितना हो गया एचसीएफ 4 हो जाएगा इसका एचसीएफ। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2। ये थी पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री फाइंड करनी थी, 3x क्यूब है। डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल में, जो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज द डिग्री। इस पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर इसकी है 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इट्स डिग्री इज 4। इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, जैसे कि मान लो ये आ गया आपके पास fx = या px = 3, ये हो। अब इसमें x है ही नहीं, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा, जिसमें वेरिएबल ही ना हो उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री होती है x की पावर। अब इसमें x है ही नहीं तो उसकी पावर 0 मानी जाएगी, तो डिग्री इज 0। याद रखना कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। नेक्स्ट है, without actually performing the long division state whether the number 13/3125 will have terminating decimal extension or non terminating। इसके टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग। आप क्या करो, डिनोमिनेटर के फैक्टर बना के देख लो, अगर इसके फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 दो ही चीजें आती हैं तो टर्मिनेटिंग होगा, इसके अलावा अगर कुछ भी आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। फैक्टर बनाती है 3125, 5 से डिवाइड हुआ कितना हो जाएगा 6, then 2 and 5, again divide with 5, 1 2 5, divide with 5 it is 25, divide with 5 it is 5 and divide with 5 it is 1। तो 5 आया है आपके पास 5 टाइम्स, तो 13/5 टाइम्स 5 आ। अगर इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 होते हैं तो ये हमेशा टर्मिनेटिंग होता है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी डिनोमिनेटर में फैक्टर बनता है तो नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। ये कैसा है, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन। ये बनेगा, इसकी डेसिमल कन्वर्जन करेंगे तो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था फोर्थ, फॉर द वैल्यूज ऑफ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द इक्वेशन हैज रूट्स इक्वल रूट्स। इक्वेशन आपके पास 2x स्क्वायर माइनस px प्लस 8, 2x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 ये है बेटा, इधर आ जाओ लिखेंगे उधर तुम आ जाओ। 2x स्क्वायर माइनस px प्लस 8। अब इसके लिए कहता है इट हैव इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, d = 0। आपके पास रूट्स 10 टाइप्स होते हैं, रियल रूट्स, इक्वल रूट्स एंड नॉन रियल रूट्स, यानी कि जिसका कोई रियल रूट ना हो। अगर d > 0 हो तो उसके दो रियल रूट्स होंगे और दोनों के दोनों कैसे होंगे, अनइक्वल, अलग अलग होंगे, इक्वल नहीं होंगे, दोनों आंसर्स डिफरेंट होंगे। अगर d आपका = 0 हो तो रियल रूट्स होंगे बट दोनों रूट्स का आंसर सेम होगा, दोनों रूट्स इक्वल होंगे। तीसरा, अगर d < 0 हो तो उसका कोई रियल रूट नहीं होगा, कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। उसके सॉल्यूशन को कहते हैं इमेजिनरी सॉल्यूशन। वो 11th क्लास में आएगा टॉपिक हमारे पास। अभी हमारे पास मेन दो यही टॉपिक है, < 0 हो तो नो रियल सॉल्यूशन लिख के हम उसको खत्म कर देते हैं। अब इसने कहा है इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स की कंडीशन ये है,
आप लोगों आप में से अधिकतर बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने ये कंडीशन लेके सोल्व किया है। ध्यान रखिए रूट्स इक्वल है या अनइक्वल को ध्यान रखिए। अगर अनइक्वल है तो डी ग्रेटर देन 0 रखा जाता है, और इक्वल रूट्स है तो डी को इक्वल्स टू 0 रखा जाएगा। यहां डी होगा इक्वल टू 0, और डी किसके इक्वल होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहां से हमें वैल्यू p की फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पुट करो वैल्यू, दिस इज a, ये हो जाएगा आपका b और ये हो जाएगा c। तो b स्क्वायर यानी कि माइनस p स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई a कितना है 2 एंड c कितना है इसमें 8, 8 इज इक्वल्स टू 0। रूट्स अगर इक्वल है तो इक्वल टू 0, अगर अनइक्वल, रियल रूट अगर अनइक्वल है तो ग्रेटर देन 0, और नो रियल रूट है, नो रियल सॉल्यूशन है तो लेस देन 0। ध्यान रखना, ये हो जाएगा अपने पास p स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 64, it is equals to 0, so p square is equals to 64। p की वैल्यू क्या लेगी, टेकिंग रूट्स, it is प्लस और माइनस 8। आपका आंसर प्लस माइनस 8 तो आ गया, बट आप लोगों का अधिकतर का आंसर ग्रेटर देन प्लस माइनस 8 आया, यानी कि ग्रेटर देन 8 एंड ग्रेटर देन माइनस 8। आप लोगों ने ये निकाला जो कि गलत है, ध्यान रखना, दिस इज नॉट राइट। अगर कोई रियल रूट आपके इक्वल है तो इक्वल टू 0 होगा, वहां से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 5th, राइट वन रैशनल एंड वन इरेशनल नंबर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज रैशनल नंबर। हमें कोई भी ऐसा एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर लिखना था जिनकी प्रोडक्ट क्या हो, रैशनल नंबर हो। याद रखना हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी भी दो इरेशनल नंबर को जब प्लस करते हैं, दो डिफरेंट इरेशनल नंबर को प्लस करते हैं तो आंसर इरेशनल नंबर होता है। दो डिफरेंट इरेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो आंसर इरेशनल नंबर होता है। दो डिफरेंट इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब एक रैशनल और एक इरेशनल की बात करते हैं तो एक रैशनल एक इरेशनल को प्लस करने पर आंसर इरेशनल होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी इरेशनल होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो भी और डिवाइड करते हैं तो भी। बट एक केस ऐसा है जिसमें एक रैशनल और एक इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रैशनल नंबर आएगा। हमेशा नॉर्मली ऐसा ही होता है कि एक रैशनल और इरेशनल को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इरेशनल नंबर होता है। बट एक केस ऐसा है where we have one number is 0, 0 एक रैशनल नंबर है, मल्टीप्लाई इट विद एनी इरेशनल नंबर, इसको किसी भी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0, जो कि रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। 0 एक रैशनल नंबर है जिसको किसी भी इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल आएगा आंसर। बाकी सभी केसेस में रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमेशा इरेशनल होता है, बट यहाँ पे रैशनल होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, इफ द पेरीमीटर ऑफ सेमीसर्कल प्रोटेक्टर इज 36 फाइंड द डायमीटर। एक प्रोटेक्टर है उसका पेरीमीटर 36 है, हमें डायमीटर 6 क्वेश्चन में है। एक प्रोटेक्टर है हमारे पास, दिस इज अ प्रोटेक्टर, ठीक है, डी है जिसका टोटल पेरीमीटर दे रखा है 36, फाइंड द डायमीटर, हमें डायमीटर फाइंड करना है। मान लें इसकी रेडियस कितनी है r, let the radius is equals to r, then what is the total perimeter, इसका पेरीमीटर कितना होता है, सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई r, है ना। बट ये हाफ सर्कल है तो हाफ सर्कल तो होगा 1 पाई r, और प्लस में द पेरीमीटर में ये चीज भी तो काउंट होगी, दिस इज 2r, r ये और r ये 2r, इट इज गिवन एज 36। हमें डायमीटर फाइंड करना है तो यहां से दोनों में से r निकाले पहले कॉमन, पाई प्लस 2 बचेगा, पाई प्लस 2 को ले जाते हैं डिवाइड में, r इक्वल टू 36 अपॉन पाई प्लस 2। डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा आपका, डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई r, व्हिच इज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 36 मल्टीप्लाई 2 72 अपॉन पाई प्लस 2। आप इतना लिख सकते हैं, या चाहो तो पाई की वैल्यू पुट कर दो 42/7 या 3.14 वैल्यू पुट कर सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका डायमीटर। इसी के और में एक और क्वेश्चन था,
the slant height of a cone is 12 centimeter. If the radius of cone is 5, find the height. बिल्कुल इजी था। एक कोन है, ये आपके पास एक कोन है जिसकी स्लैंट हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 5। फाइंड द हाइट। बिल्कुल इजी है। कोन के अंदर हमेशा ये चीज क्या बनती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। राइट एंगल ट्रायंगल में लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये हमने फाइंड करना है, तो 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। ये उधर आएगा माइनस 12 का स्क्वायर 144 और 25 5 का स्क्वायर 25। इट इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, यानी कि 119 आ जाएगा p स्क्वायर। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √119 मींस हाइट ऑफ द कोन इज √119। ये आ गया। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 7 था हमारे पास। 7th क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ दीस टू सर्कल। एक सर्कल की रेडियस है कितनी 19 और दूसरे सर्कल की रेडियस कितनी है 9। अब एक तीसरा सर्कल है जिसका सर्कमफरेंस इन दोनों के सर्कमफरेंस के सम के इक्वल है, तो इसका सर्कमफरेंस क्या हो जाएगा, सर्कमफरेंस पहले वाले का सर्कमफरेंस 2 पाई r1, दूसरे वाले का सर्कमफरेंस 2 पाई r2 और तीसरे वाले का, ये फर्स्ट का हो गया, ये सेकंड का, और थर्ड का हमें रेडियस नहीं पता, r3 मान लेते हैं उसकी 2 पाई r3। अब यहां से इसका कितना हो गया ये कैलकुलेट करो, या क्वेश्चन में दे रखा है कि थर्ड वाले का जो सर्कमफरेंस है वो पहले दोनों के सर्कमफरेंस के सम के इक्वल है, यानी कि इन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल है, तो दोनों को प्लस कर दो। 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 इट इज इक्वल टू 2 पाई r3। यहां से हम r3 यानी कि तीसरे वाले की रेडियस फाइंड कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में 2 पाई कॉमन निकाल दिया, क्या बचेगा r1 प्लस r2 और राइट साइड में 2 पाई इनटू r3। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो तीसरे वाले की रेडियस कितनी होगी r1 प्लस r2 19 प्लस 9 यानी कि इट इज 28। तो r3 जो है वो तीसरे वाले की रेडियस आ गई 28। पूछा क्या गया था इसमें, फाइंड द रेडियस ही फाइंड करनी थी, ये रेडियस हो जाएगी तीसरी, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसी का सेकंड पार्ट था डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू दैट ऑफ द स्फीयर व्हिच विल एग्जैक्टली फिट इनसाइड द क्यूब। क्यूब के अंदर एक स्फीयर रखा गया है, तो उन दोनों का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में एक और पार्ट है, ये एक क्यूब है आपके पास, दिस इज अ क्यूब, और इस क्यूब के अंदर एक स्फीयर रखा गया है जो पूरा पूरा फिट आता है इसके अंदर, ये स्फीयर। अब इन दोनों को वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। मान लिया रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी है, रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर की रेडियस कितनी है r है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है। क्यूब और स्फीयर दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना, स्फीयर का तो आ गया, अब हम क्यूब का निकालेंगे। साइड ऑफ क्यूब कितनी बन जाएगी, साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड क्या होगी, इसकी रेडियस थी r, यानी कि ये r होगी हाफ, तो फुल कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी। साइड ऑफ क्यूब इज 2r। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है साइड इनटू साइड इनटू साइड, तो 2r इनटू 2r इनटू 2r 8r पावर 3। अब दोनों का निकाल लेते हैं रेशियो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्यूब का वॉल्यूम है 8r क्यूब और स्फीयर का वॉल्यूम 4/3, 3 चल जाएगा ऊपर, पाई r क्यूब, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, 8 से कैंसिल 2 पे, तो 6/पाई, यानी कि आगे का रेशियो 6 से रेशियो पाई बन जाएगा दोनों का रेशियो। यही पूछा गया था इसमें दोनों का रेशियो क्या होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अब हम इसके बाद।
क्वेश्चन कौन सा था ये? 8वां क्वेश्चन था। सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं 20, सॉरी मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज 20, तो उनका सम कितना हो जाएगा? मीन को अगर नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सम आ जाता है। पहली 5 टर्म्स का सम ये हो गया। अपने पास टोटल 10 टर्म थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। टर्म ये नहीं है, टर्म कुछ भी हो सकती है। टोटल 10 टर्म्स हैं। पहली 5 जो टर्म्स है इनका मीन दे रखा है 20, मीन 20 है तो सम कितना हो जाएगा? मीन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म, ये हो जाएगा सम। इसी तरह अगली जो 5 टर्म है उनका मीन दे रखा है 45, तो इनका सम कितना होगा? मीन मल्टीप्लाई टर्म, ये सम हो जाएगा। पहली 5 टर्म का सम है 100, अगली 5 टर्म का सम है 225, तो दोनों मिला के टोटल 10 टर्म्स का सम कितना होगा? 325। तो अब यहां से इनका मीन कितना हो जाएगा? सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, दैट इज द मीन 32.5 हो जाएगा। तो रिमेनिंग इसके जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट क्लास में हम कल करेंगे। आज इतना ही करते हैं। थैंक यू।